हेलो, हाय फ्रेंड्स। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स दो वार्षिकांक 2025 देखेंगे और इसमें हम लोग का होगा सेट नंबर 5th। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ये कर दी गई है आपको बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार देखेंगे उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2। कथन 1 को देखेंगे, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में है। सही है ये। कथन 2 देखेंगे, रेगिस्तान की ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। कथन 2 है, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकड़ा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। ये भी हमारा सही है, कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 एंड 2। इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम लोग देखेंगे वर्ल्ड का नाम प्रमुख रेगिस्तान को हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड का प्रमुख रेगिस्तान देखेंगे इसमें तो हम लोग का सहारा रेगिस्तान देखने को मिलता है, जो ये उत्तरी अफ्रीका में है और ये दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग आर्कटिक का और अंटार्कटिक का, ये ध्रुवीय बर्फ के रेगिस्तान है। ठीक है, आर्कटिक जो है आपको ये दुनिया का दूसरा ध्रुवीय मतलब कह सकते हैं इसको, जो आर्कटिक रेगिस्तान है दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और ये ध्रुवीय बर्फ से बना होता है। फिर अंटार्कटिक को देखेंगे तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, मतलब ठंडा वाला। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे हम, एक और आप देखने को मिलता है अरब रेगिस्तान। ठीक है, फिर आपको गोबी रेगिस्तान देखने को मिलेगा, है ना। तो गोबी रेगिस्तान आप लोग को चाइना मंगोलिया में मिलेगा और ये सबसे तेजी से बढ़ता रेगिस्तान है। चाइना मंगोलिया जो मिलता है जो है गोबी रेगिस्तान, और ये सबसे तेजी से बढ़ता रेगिस्तान है। देन हम देखेंगे कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान देखने को मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना में। ठीक है, फिर देखेंगे वर्ल्ड के प्रमुख रेगिस्तानों में नामीब का रेगिस्तान आता है, जो दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया में है और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना रेगिस्तान है। ठीक है, फिर देखेंगे प्रमुख रेगिस्तानों में ग्रेट ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान आएगा। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, और ये उपोष्ण कटिबंध का जो रेंज होता है ना, उस लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान। फिर प्रमुख रेगिस्तानों में एक 2-3 और रेगिस्तान है जो देखेंगे। आटाकामा का रेगिस्तान, ये सबको पता होगा, है ना, जो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, वर्ल्ड का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। ठीक है, फिर अपने भारत का देखेंगे थार रेगिस्तान। ठीक है, ये भारत एंड पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत एंड पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखेंगे वर्ल्ड का देखेंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आपको मिलेगा अंटार्कटिका सबसे बड़ा है। ठीक है, अंटार्कटिका सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट आ जाएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा। सेकंड पे आप लोगों को मिलेगा आर्कटिक मिलेगा, ठीक ना। फिर थर्ड पे आप लोगों को मिलेगा सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सहारा का रेगिस्तान कहाँ सस्टेन करता है, मतलब इस धरती पे, है ना। चलिए, और फिर एक और देखेंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हो गया। देखेंगे वर्ल्ड का सबसे छोटा रेगिस्तान,
तो ये है आपको क्रॉस रेगिस्तान है, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा रेगिस्तान क्रॉस रेगिस्तान है, जो हम लोग को मिलेगा कनाडा में मिलेगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को बहुत कुछ मिला होगा पॉइंट, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये की गई आपको विझिंजम में, है ना। थोड़ा सा हम लोग पोर्ट के बारे में देखेंगे। भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो देखिए, ये प्रमुख बंदरगाह आधिकारिक रूप से 13 है, परंतु 14वां जो बंदरगाह है ना, वो प्रस्तावित है। आप लोग मुझे बताएंगे कौन सी बंदरगाह है 14वीं जो प्रस्तावित है? चलिए देखेंगे हमारे इंडिया के मैप में, इंडिया के लोकेशन पे बंदरगाहों को। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे और हमारा तटीय क्षेत्र कितना है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, और इनमें ही हम इन बंदरगाहों को लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्वी तट का बंदरगाह, ठीक है, फिर देखेंगे पश्चिमी तट का बंदरगाह। तो पूर्वी तट के बंदरगाहों में आपको आ जाएगा प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। वैसे 13 बंदरगाह तो प्रमुख हैं, लेकिन छोटे और मध्यम रूप के ना करीब 200 हमारे इंडिया में बंदरगाह हैं। ठीक है, देखेंगे पूर्वी तट के बंदरगाह हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कोलकाता, मैं इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखूंगी, तो ठीक है आप लोग ध्यान देंगे। पहला है कोलकाता, जिसे हल्दिया बंदरगाह कहते हैं, है ना, हल्दिया बंदरगाह भी बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, दूसरा है आप लोग का पूर्वी तट का ही विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये आप लोग को आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर तीसरा आप लोग को देखने को मिलेगा कामराज बंदरगाह, ठीक है, जो एन्नौर में है, तमिलनाडु में, एन्नौर, जिसे एन्नौर तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर आप लोग को मिलेगा चेन्नई का बंदरगाह, ये अभी आप लोग को तमिलनाडु में है। ध्यान रहे तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं, नोटिस कीजिएगा। फिर तीसरा आप लोग को मिलेगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में प्रमुख 3 बंदरगाह देखने को हमें मिल रहा है, एक कामराज है, एक चेन्नई है ना, एक तूतीकोरिन है। फिर देखेंगे पूर्वी तट पे ही पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह देखने को मिलेगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना पश्चिमी तट का बंदरगाह। ठीक है, तो पश्चिमी तट के बंदरगाहों में देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा कांडला का बंदरगाह, जो गुजरात में है। ठीक है, फिर आप लोग को देखने को मिलेगा मुंद्रा बंदरगाह, ये भी आप लोग को गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है। फिर आप लोग को देखने को मिलेगा मोर्मुगुआ बंदरगाह, जो गोवा में देखने को मिलेगा। फिर न्यू मंगलोर एक पोर्ट है, बंदरगाह है कर्नाटक में। देन कोचिन केरल पे मिलेगा आप लोग को एक बंदरगाह, जो इंडिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। अगर पूछेगा कभी क्वेश्चन इंडिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह कौन है, तो वो कोची का है, और वो कहाँ है? केरल में। फिर देन उसके बाद मिलेगा JLN बंदरगाह, यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवासेव, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह है कौन सा? JLN बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा आपको नवी मुंबई। नेक्स्ट है FAO आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। FAO आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखेंगे
इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर आधारित है। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर उत्पादित है। ये तो सही है। देखेंगे भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। नहीं, ये गलत है ना। तो हमारा गलत कथन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। FAO के बारे में आप लोग विस्तार से जानेंगे तो आप लोग को पहले वाले, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप लोग को मिल जाएगा FAO के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? तो प्रारंभ किया गया म्यांमार के लिए। देखेंगे एक बार हम लोग भारत के भूकंप जोन को भी रीड कर लेंगे। तो हमारे भारत में भूकंप जोन कितने हैं? तो ये 4 हैं। ठीक है, और सबसे पहले जोन को बांट लेते हैं। तो जोन 2 से स्टार्ट करते हैं, जोन 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं। जोन 2 होता है, फिर जोन 3 होता है, फिर जोन 4 होता है, फिर जोन 5 होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जोन 2 जो होता है ना सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जोन 2 सबसे ज़्यादा सक्रिय मिलेगा आपको। और सॉरी सबसे कम सक्रिय जोन 2 है। सबसे कम सक्रिय जोन 2 है। और जोन 4 आपको जोन 5 सबसे ज़्यादा सक्रिय है। ठीक है, जिसमें हमारे ये हिमालयन राज्य आ जाते हैं, पर्वतीय राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले भी राज्य आ जाएंगे। ठीक है, देखेंगे है ना जोन 5 और 4 के बारे में। ये संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट 4 और 5। नॉर्थ ईस्ट इसमें आएगा इंडिया का पश्चिम और उत्तरी पंजाब का क्षेत्र आएगा। ठीक है, हरियाणा इसमें आएगा, यूपी आएगा, दिल्ली आएगा है ना, और गुजरात आएगा। ठीक है, और सबसे अधिक सक्रिय जोन आपको देखने को मिलेगा तो जोन 5 है। और जोन 5 में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो इसमें हिमालय क्षेत्र सबसे ज़्यादा आते हैं, हिमालय राज्य आएंगे। नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट राज्य जो भी हैं हमारे, जो 7 सिस्टर हैं वो आएंगे। कच्छ का क्षेत्र आएगा, कच्छ का क्षेत्र, ये हमारा ये हमारा कच्छ का क्षेत्र आएगा। ठीक ना, देखेंगे कच्छ का क्षेत्र आएगा हमारा। फिर उसके बाद देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें आएगा। ठीक है, अच्छा एक शोध में ये भी पाया गया है कि है ना इंडिया के जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ना उसके अकॉर्डिंग है ना 54% जो भूमि है वो भूकंप से ग्रसित है। भूकंप से 54% भूमि भूकंप से ग्रसित है। देखेंगे फिर एक और हम लोग पॉइंट, भारत में जो भूकंप आते हैं वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आते हैं। मोस्टली अगर हम देखेंगे तो भारत में जो भूकंप आ रहे होते हैं इंडियन और यूरेशियन प्लेट के एडजस्टमेंट से आते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रहे, एज ए एग्जाम्पल के लिए कहीं लिखना है या फिर कभी एग्जाम्पल में कहीं पुट करना है या किसी को बताना है या फिर क्वेश्चन ही आ गया सॉल्व करने के लिए, तो देखेंगे सबसे मतलब डेंजर भूकंप आया था तो 2001 में आया था है ना, और इसकी तीव्रता उस टाइम कितनी आगे गई थी? 7.7। उस वक्त हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। देखेंगे फिर एक और दूसरा एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपको आया था 2005 में है ना। ये दोनों बहुत ज़्यादा डेंजरस थे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे फर्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन है यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षकों को शामिल करता है। थर्ड है मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा को अभी तक अपने केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। देखेंगे हम इसको आगे, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे इसमें हमारा सत्य कथन कौन सा है?
तो इसमें 1 और 2 सत्य कथन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत है। दरअसल हम लोग थोड़ा सा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देख लेंगे, है ना, न्यू एजुकेशन पर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना, देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि इसको कैसे इसको सीट किया गया, तो 5+3+3+4, है ना, इसको सेट किया गया है कि आपकी एजुकेशन इस बिहाफ पे होनी चाहिए, 5+3+2 × 3 5 3 3+4 ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। ये स्कूल में पाठ्यक्रम का संरचना बनाया गया है। अगर देखा जाए स्कूल में हमारे पाठ्यक्रम का संरचना कैसी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 5 3 3 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये था आपका उत्तराखंड, और सेकंड राज्य ना मध्य प्रदेश है, यानी एमपी है। देखेंगे, है ना, इंडिया में ना फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी आपको 1968 में लागू की गई थी, और उस समय इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, ठीक है। अब हमें कमेंट में बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये भी बताएंगे प्री स्कूल एजुकेशन, है ना, किस आर्टिकल में है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी, तो ये बनी है आपको सार्ली बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 मतलब 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है, इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है। देखेंगे हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है, इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है, तो ये बनाई है इनकैट ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपको मिजोरम, केरल है, केरल बना है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य आपको केरल है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, डिजिटल तो हासिल कर लिया, और पूर्ण रूप से साक्षरता हासिल करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, और किस राज्य में एआई शिक्षक अभी वर्तमान समय में काम कर रही हैं, और उनका एआई जो टीचर है उसका नाम क्या है। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिजिटल एजुकेशन पे बात करेंगे, है ना, जो केरल में डिजिटल साक्षरता हासिल की गई है ना, तो क्या क्या इसमें हम लोग को मुख्य बिंदु होगा जो देखना होगा, तो हम इसमें ये मुख्य रूप से देखेंगे वहाँ के प्रत्येक जितने भी शख्स होंगे ना, वो कंप्यूटर और कंप्यूटर और स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल कामकाज उनको पता होगा कि कैसे किया जाता है ना। देखेंगे एक इंडिया डिजिटल मिशन प्रारंभ किया गया था 2015 में, है ना, इंडिया डिजिटल मिशन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो आप रिवीजन कर रहे हैं तो इस सब का भी रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखेंगे पूर्ण साक्षर राज्य कौन कौन से हैं, तो पूर्ण साक्षर राज्य 3 हैं, ठीक है। 95% लोग यहाँ पे एजुकेट हैं। एज क्या होगा, 15 प्लस से लेके एज ग्रुप के होंगे। तो सबसे पूर्ण साक्षर राज्य पहला कौन है, तो ये आपको केरल मिलेगा, देन आपको गोवा मिलेगा, फिर आपको त्रिपुरा मिलेगा। ये सब पूर्ण साक्षर राज्य हैं, है ना। और एक योजना और चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम था उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्या चलाया गया था, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड है आपको 2022 से 2027, 2022 से 2027 है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल अर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे अर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें इसमें असत्य कथन का चयन करना है। कथन 1 देखेंगे, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। दूसरा है, यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। हमें इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर दिया है 1 और 2, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा, तो ये शहर होगा आपको अमरावती, अमरावती, अमरावती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। कथन 1, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। दूसरा है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। थर्ड देखेंगे, अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया। अब हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे तो हमारा केवल 1 सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, ये सत्य है ना। और देखेंगे सेकंड ऑप्शन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला, ये भी हमारा सत्य है। यानी हमारा कथन ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है, तो ये है रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है, तो ये है आपको केरल, केरल। एजुकेशन के मामले में देखें तो केरल आपको, है ना, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन याद किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है और वो, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप कोशिश करेंगे कि केरल को टारगेट करें, है ना। चलिए, लिंगानुपात की बात करें, है ना, तो ये वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी लिंगानुपात है ना। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच PASSEX युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुई थी। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच PASSEX युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुई थी, तो ये संपन्न हुई थी आपको न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये है आपको विजयवीर सिद्धू, विजयवीर सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया था। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया था, समर अबू एलॉफ को, समर अबू एलॉफ को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये आकर्ष श्राफ को, आकर्ष श्राफ को। क्वेश्चन है, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है, तो ये प्रारंभ की गई है ना, मोरक्को द्वारा, मोरक्को द्वारा। थोड़ा सा हम लोग जल संकट के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है। अच्छा, हम लोग देखेंगे ना, जल का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, यानी वाटर का, है ना। तो देखेंगे हमारे घरेलू यूज में सबसे ज़्यादा होता है और उससे पहले एग्रीकल्चर में होता है, ठीक है। ये दोनों जो सेक्टर है ना, यहाँ पे जल बोलते हैं ना, चपक करके यूज होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था,
नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया के जो किसान हैं वो फसल उत्पादन में यूएस से, ठीक है, यूएस से देखेंगे, चाइना चाइना इजराइल, यूएस से चाइना इजराइल किसानों की तुलना में ना 3 से 5 गुना अधिक जल का उपयोग करते हैं। हमारा ये नीति आयोग ने फसल उत्पादन के मामले में ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में बताया है, ठीक है। तो अगर हम गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं तो देखेंगे इसके लिए हम समाधान क्या क्या कर सकते हैं। तो हम इसके लिए शहरी क्षेत्र में खास करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र इससे डिस्टर्ब है जलापूर्ति नहीं होने की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर मीटरिंग है ना लगाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र जो होता है ना TTRO, इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और आप लोग न्यूज में देखे होंगे, कर्नाटका गवर्नमेंट ये 2023 में ना सूखा वर्ष घोषित कर दिया था। देखेंगे गंभीर जल संकट से जूझ रहे राज्य कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे गंभीर जल संकट से जूझ रहे राज्य, सबसे पहले हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं राजस्थान में। यहाँ तक कि राजस्थान में न्यूज में मुझे सुनने को मिला था कि एक वहाँ शादी करते हैं, कुछ ऐसे गांव है राजस्थान में, एक शादी तो एक अपने मतलब होता है ना नेचुरली जैसे सबकी शादी होती है ना, वैसे करते हैं, और एक प्रॉपर पानी लाने के लिए भी वो लोग शादी करते हैं, है ना। तो देखेंगे गंभीर जल संकट से जूझ रहे राज्य कौन है, तो फर्स्ट राजस्थान है, फिर उसके बाद आपको यूपी मिलेगा। यूपी का बताइए कौन सा जिला है जो जल संकट हमेशा वो न्यूज में रहता है। फिर उसके बाद आप लोग को तमिलनाडु मिलेगा, फिर देन आप लोग को कर्नाटका मिलेगा, फिर आपको महाराष्ट्र मिलेगा, है ना, महाराष्ट्र भी बहुत न्यूज में रहता है, फिर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर लास्ट में आप लोग को बिहार देखने को मिलेगा, है ना। एक पॉइंट और देखेंगे, जो आदर्श रूप से भूजल का जो मिलना मतलब कि हम लोग को मिल जाना चाहिए आदर्श रूप से इजीली बिना किसी मतलब बाधा के हम लोग मतलब कि ग्राउंड वाटर निकाल सके, तो वो 50 to 60 फीट पे निकलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं आप लोग देखेंगे 200 फीट पे भी वाटर निकालना बहुत टफ हो गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 2-3 और पॉइंट है, देखेंगे 15वां वित्त आयोग ना 2020 में एक रिपोर्ट दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 600 मिलियन सॉरी एक बार 600 मिलियन 600 मिलियन लोग, है ना, 600 मिलियन इंडियन लोग उच्च चरम जल तनाव से का सामना कर रहे होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा जल संकट हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ जल संकट वाला। बाकी कुछ बचा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपको बीजिंग में। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया गया था। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। इसका विकास इंफोसिस द्वारा किया जाएगा। तो हमारा आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है आपको हितेश गुलिया ने। नेक्स्ट है, निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। देखेंगे हमें इसमें असत्य कथन का चयन करना है। कथन है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
दूसरा कथन है इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। थर्ड है इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, है ना। इसका आंसर होगा, हमें असत्य कथन का चयन करना है ना। तो इसमें असत्य कथन है 2 और 3, इसका प्रक्षेपण अगस्त 2025 में नहीं, थर्ड भी गलत है। इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है देखेंगे, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है रोशनी नादार, रोशनी नादर। नेक्स्ट देखेंगे, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे, दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार हैं। आंसर होगा इनमें से सभी, मतलब हमें असत्य कथन का चयन करना था ना, इनमें से इसका आंसर होगा असत्य, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे, टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये की गई है तेलंगाना में। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब के उद्घाटन तेलंगाना में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो ये दी गई है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। देखेंगे हम लोग टैरिफ, थोड़ा सा हम लोग टैरिफ को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। टैरिफ, हाँ, मुक्त व्यापार समझौता देखेंगे। इसके क्वेश्चन में था मुक्त व्यापार समझौता, तो इसको FTA बोलते हैं। FTA कैसे इसको समझेंगे? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात या उसके व्यापार पर लगने वाले टैरिफ, जिसे शुल्क भी बोलते हैं, या अन्य बाधाओं को समाप्त करना होता है इसमें, है ना, FTA में, है ना। FTA का हम लोग एग्जाम्पल देखें, है ना, तो इंडिया और सिंगापुर को लेंगे, और इन्होंने क्या साइन करके रखा है FTA के लिए? CECA इन्होंने साइन किया है। फिर USA एंड मैक्सिको ने, और प्लस कनाडा और चाइना ने, सॉरी इसमें चाइना नहीं है, सॉरी USA, मैक्सिको और कनाडा के बीच क्या साइन हुआ था? USMCA, है ना, समझौता हुआ है इनका, है ना। देखेंगे फिर एक और पॉइंट देख लेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान और भारत के बीच AIFTA साइन किया गया है। आफ्टा, AIFTA देखेंगे किसके किसके बीच साइन है? तो दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जो जिन्हें आसियान कहते हैं, और भारत के बीच आफ्टा साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु ने घोषित किया है। थोड़ा सा हम लोग हीट वेव के बारे में जान लेंगे, है ना। तो हीट वेव कब हम लोग बोलेंगे इसकी हीट वेव हो रहा है, ठीक है, देखते हैं, है ना। और इसे ताप तरंग भी बोलते हैं, हीट वेव या ताप तरंग बोलिए, ठीक है। हीट वेव का डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें गर्म मौसम, लंबी अवधि होगी और तापमान उच्च होगा, और ये कई दिनों तक होगा। टेम्परेचर आप देखेंगे तो हाई टेम्परेचर होगा, और ये कई दिनों तक होगा, ठीक है। और ये देखेंगे तो हीट वेव बनता कैसे है? तो इसके लिए उच्च दाब होना चाहिए, ठीक है ना। बादल का अभाव होगा, ठीक है, बादल बनते हैं तभी तो बारिश होती है, बादल का अभाव होगा। और भारत के सेंस में देखें तो भारत हमारा कहाँ है? उष्णकटिबंध में, है ना। तो
ये हीट वेव बनने का मूलभूत कारण है ना। और इसे घोषित करने के देखेंगे, घोषित करने के पीछे कौन कौन से राज्यों को हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे भारत के मैदानी क्षेत्र आएंगे जिनमें ना 40 डिग्री टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, 40 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान होना चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो 30 डिग्री से अधिक टेम्परेचर यानी तापमान होना चाहिए। और ये कितने दिन, लगातार 2 दिनों तक होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री टेम्परेचर जो तापमान है वो होना चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे तटीय जो हमारे कोस्टल क्षेत्र हैं उधर आपको 4.50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी से संबंधित ना हीट वेव से रिलेटेड आप एक चीज सुने होंगे, सेंदाई फ्रेमवर्क। क्या देखे होंगे? सेंदाई फ्रेमवर्क। तो सेंदाई फ्रेमवर्क कब आया था? तो 2015 में आया था और इसका टेन्योर कितना था? 2030 तक। 2015 से 2030 तक इसका सेशन था, मतलब है ना। फिर एक चीज आप लोग देखे होंगे आईपीसीसी, आईपीसीसी है ना, ये जलवायु से संबंधित है। और आप लोग मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मुझे आप शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो ये है मोनाको, मोनाको। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड्स ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को, पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने? आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने? ये बने हैं साई सुदर्शन, साई सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखेंगे अच्छा हम लोग एक चीज देखेंगे, अवैध मादक पदार्थ जो है ना, अवैध मादक पदार्थ, हम उसके उत्पादन और तस्करी में ना वर्ल्ड में सबसे प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, जिसको बोलते हैं ना हॉट स्पॉट, है ना। तो हम देखेंगे, हम अपने इंडिया के लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मादक पदार्थों की तस्करी किधर किधर से होती है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा इंडिया का मैप है ना। दरअसल ये काइट है लेकिन हम समझने के लिए बना सकते हैं, है ना। तो देखेंगे ये हमारा इंडिया है, इंडिया है। इधर हम श्रीलंका को सेट करेंगे, ठीक है। और इधर हमारा मणिपुर को सेट करेंगे, इधर मिजोरम को सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बनाएंगे हम गोल्डन ट्रेंगल, ठीक है। आप लोग पढ़े सुने होंगे गोल्डन ट्रेंगल के बारे में और गोल्डन क्रिसेंस के बारे में, ठीक है। और इधर हमारा चांद टाइप का दिखेगा गोल्डन क्रिसेंस, गोल्डन क्रिसेंस आपको सेट कर दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे इधर आपको बर्मा यानी म्यांमार मिलेगा, म्यांमार, ठीक है। इधर आपको वियतनाम होगा, यहाँ पे आपको लाओस होगा, यहाँ पे आपको थाईलैंड होगा, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल में आपके कितने कंट्री आ जाएंगे? म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड। सबसे ज़्यादा इधर से ना मादक पदार्थ हमारे इंडिया में तस्कर लेकर के आते हैं। और किस रूट से सबसे ज़्यादा आते हैं? तो ये हमारा इंडिया का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है इन चीज़ों की वजह से? तो आपको देखने को मिलेगा मणिपुर और मिजोरम, है ना। इन्हीं दो राज्यों के थ्रू ना हमारे इंडिया में मादक पदार्थों का तस्करी सबसे ज़्यादा होता है। हॉट स्पॉट तो ये है ही, लेकिन हॉट स्पॉट का मतलब है ना रूट, आने वाला रूट यही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग गोल्डन क्रिसेंट को देखेंगे। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से कंट्री आएंगे? तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान अंकल आएंगे, ठीक है। ऐसे ही लेमन टर्म में, सॉरी मैं बोल दी हूँ, है ना। फिर आपको आएगा इधर ईरान आएगा, ठीक है। इधर आएगा आपको अफगानिस्तान, है ना। गोल्डन क्रिसेंट में 3 कंट्री आएंगे, अफगानिस्तान,
ईरान, पाकिस्तान। ठीक है, और ये हमारे किन किन राज्यों से होते हुए इधर से मादक पदार्थ हमारे ये तस्कर लेकर के आएंगे हमारे इंडिया में। तो इधर से हमारे दो राज्य, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, सॉरी इधर से पूर्व के साइड से मणिपुर और मिजोरम से लेकर के आएंगे, और पश्चिम से आप बताएंगे किन किन राज्यों को ये लोग प्रभावित करेंगे। मुझे पूछना था कुछ और, मैं पूछती कुछ और, सॉरी इसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी। आप सभी देखेंगे कि मादक पदार्थों की तस्करी से ना इंडिया किस लेवल तक प्रभावित है। तो इससे ना आतंकवाद और उग्रवाद के वित्त पोषण में भी बढ़ोतरी होती है मादक पदार्थों की वजह से। फिर संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है। आप लोग न्यूज में था, आप लोग सुने होंगे, मुंबई और दिल्ली के शहरों में सबसे ज़्यादा संगठित अपराध आप लोग देखने को मिलता है। ठीक है, कानून प्रवर्तन में भ्रष्टाचार है ना, कानून प्रवर्तन में आप लोग देखेंगे बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। और देखेंगे 2013 में पंजाब ड्रग्स घोटाला सुनने को आया था, है ना। 2013 में पंजाब ड्रग्स घोटाला देखने को आया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है आपको केरल, है ना। सीनियर सिटीजन लोगों बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, तो इसके लिए आयोग भी गठित करना बहुत जरूरी था। अब देखेंगे धर्मशाला वगैरह में क्या हालत होती है बुजुर्गों की, है ना। और एक क्वेश्चन है, चलिए ये तो इमोशनल हो गया, है ना, कि बिहार सरकार ने ना वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन कितना कर दिया है, वृद्धावस्था पेंशन कितना बढ़ा दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? देखेंगे जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये समझौता हुई है आपको, इनमें से किसी के बीच नहीं हुई है, न श्रीलंका, न म्यांमार, न भूटान के बीच, किसी के बीच नहीं हुई है। देखेंगे विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, कथन 2, उपयुक्त कथनों में से हमें इसमें सही कथन का चयन करना है। देखेंगे, है ना, रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, ये सही है आपको। दूसरा देखें 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था, नहीं ये गलत है। आप बताएंगे मुझे कमेंट में भारत का रैंक क्या है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लिखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना। देखेंगे कथन 1, SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। दूसरा है ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्माता और परिवहन योग्य रिएक्टर है। तीसरा है भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है ना। इसका आंसर होगा आप लोग का केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना था, यानी हमारा 1 और 3 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे केंद्रीय बजट 2025-26 की बात कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, थोड़ा सा हम लोग सरसरी निगाह से देख लेंगे, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। तो देखेंगे केंद्रीय बजट का 2025-26 का इस बार का थीम क्या है, तो इसका थीम है सबका विकास। ये क्या चीज़ बात करता है, सबका विकास की बात करता है। और सबके विकास में क्या क्या आ जाएगा, तो शून्य गरीबी की बात कर रहा है ना, बेस्ट एजुकेशन की बात कर रही है, और हेल्थ सेक्टर को ना उच्चतम कोटि का बनाने की बात कर रहा है ना। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस बार के ना बिहार का थीम क्या है, बजट का मतलब थीम क्या है। और केंद्रीय बजट के ना विकास के 4 इंजन बनाए गए हैं, जिसमें से आप लोग को देखने को मिलेगा, एक कृषि मिलेगा, दूसरा आप लोग को MSME मिलेगा, है ना, तीसरा आप लोग को निवेश मिलेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट,
और चौथा आप लोग को निर्यात मिलेगा। देखेंगे एमएसएमई को कैसे गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस लाए हैं। तो निवेश कितना होगा, तो निवेश इसमें आप लोग 25 याद करने के लिए कैसे सेट करेंगे, 25 है ना, 125, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। तो माइक्रो में ना 25 है ना, तो इसको 2.5 करोड़ कर देंगे, स्मॉल में 25 करोड़ कर देंगे, और मीडियम में ना 125। तो हम कैसे याद करेंगे, 25 125, बस फर्स्ट 25 में ना एक बिंदी डाल देंगे, है ना, तो वो छोटा वाला का हो जाएगा। देखेंगे ये तो आपका निवेश रहा। और देखेंगे टर्नओवर देखेंगे 110 500, है ना, 100 500 ऐसे करके। चलिए आगे देखेंगे चीज़ और देखेंगे गवर्नमेंट ने कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र में क्या क्या इनिशिएटिव लिया है ना। तो कृषि क्षेत्र में इनिशिएटिव लिया है, आपको प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में सुनेंगे आप लोग। इसमें 100 जिलों को कवर करने की बात की गई है धन धान्य योजना के तहत, ठीक है। और दूसरा ये दाल का जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे ना, है ना, तो अब उसमें उसमें ना आत्मनिर्भरता पाने के लिए ना गवर्नमेंट 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ की है। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो होगा प्रमुख दालों पे, तो वो हमारे दाल होंगे, तुअर होंगे, उड़द होंगे, मसूर दाल होंगे। प्रमुख रूप से 3 दालों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की गई है। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के किचन में देखा जाए तो तुअर, उड़द और मसूर दाल ही यूज होता है, ठीक है। इसके लिए 6 वर्षीय मिशन लाया गया है। फिर देखेंगे संशोधित ब्याज अनुदान योजना लाया गया है, जिसमें ना केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसके तहत ना किसानों को पहले 3 लाख तक का ऋण मिलता था, अब उन्हें 5 लाख तक का ऋण मिलेगा। फिर देखेंगे कपास जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे कपास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। तो देखेंगे हम लोग कपास उत्पादन के लिए ना गवर्नमेंट 5 वर्षीय योजना लाई है ना। चलिए मुख्य मुख्य बिंदु को मैं बता दी, बाकी आप लोग खुद से अपने लिए तैयार कर लेना। चलिए आगे कंटिन्यू कर। क्वेश्चन है, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है। तो ये तैयार किया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशनों का अनावरण किया है, तो ये किया गया आपको जापान के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गरिया और बोरसो बुरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। गरिया और बोरसो बुरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया आपको त्रिपुरा के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने सबसे कम उम्र यानी 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए। देखेंगे किसने सबसे कम उम्र में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए। तो ये हैं आपको वैभव सूर्यवंशी। अब बताएंगे वैभव सूर्यवंशी कहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआर-सैम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआर-सैम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे पहला कथन है, एमआर-सैम को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री आईएआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कथन दूसरा है, मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। हम देखेंगे इसका आंसर, देखेंगे हमें इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है का चयन करना है। तो ये दोनों ही कथन सही है। आप हमें कमेंट में बताएंगे डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इस साल का डीआरडीओ का थीम क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन
किया गया है, इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? 2.08 किलोमीटर, 2.08 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें इसमें असत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे कथन 1, इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांव का समग्र और समावेशी विकास करना है। तीसरा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया। चौथा है, इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है ना। तो इसका आंसर होगा आप लोग का 1 और 4, है ना। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 4 सही नहीं है, 1 और 4 सही नहीं है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में नहीं किया गया था। आप हमें कमेंट में बताएंगे कब प्रारंभ किया गया था और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, आप ये भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये की गई है आपको मुंबई में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका चयन करना है। कथन 1 और कथन 2, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कथन 2, इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आंसर होगा 1 और 2 दोनों, है ना। इस कह रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो दोनों ही सही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? तो ये लगाई गई है आपको मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। हम लोग थोड़ा सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ है। तो हम देखेंगे कि देखने को मिलता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ है, ठीक है। पहला चरण में जब हुआ था तो ये 1969 में हुआ था, पहला चरण 1969 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा चरण आपको 1980 में हुआ था, ठीक है। पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और देखेंगे दूसरे चरण में ना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, है ना। और आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, क्योंकि मैं भी बहुत एफर्ट डाल के रेडी की हूँ। और आप लोग ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, क्योंकि इस क्लास को मुझे भी बार बार सुनना है, क्योंकि ये ईयरली करंट अफेयर्स है ना। तो फिर है ना, एक बार पढ़ लो और वो चीज़ें बार बार हमारे पास रहेंगी, है ना। करीब जनवरी तक तो ये करंट अफेयर्स चलेंगे ही चलेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।